राजेश जी, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी बताइए सर, बीटीएसटी आपके ट्रेड्स कौन से होंगे? बीटीएसटी ही करेंगे और हमें लगता है जिस तरीके का यहाँ पे जी। मोमेंटम बना हुआ है, फर्दर यहाँ पे तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी अगले सेशन में भी। पावर ग्रिड हमें पसंद आ रहा है, स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। डेली चार्ट पे ऑलमोस्ट अभी ये चैनल फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट, वर्टिकल चैनल का एक ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है अगले वीक में, और अपसाइड के टारगेट 350 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। पावर ग्रिड बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 334 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है आदित्य बिरला एबीएफ, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। ये स्टॉक में पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 सेशन से देखें तो एक बहुत ही टाइट रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से एक अपमूव कंटिन्यू करने का। हालांकि स्टॉक में हायर साइड से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आया इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन स्टॉक के स्ट्रक्चर जिस तरीके से बने हुए 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। 645 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। अपसाइड में हमें लग रहा है यहाँ पे 670 680 की तरफ अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तीसरा स्टॉक ऑलरेडी डिस्कस किया है, रिलायंस इंडस्ट्री पे डिम्पी जी ने भी कमेंट किया है। हमें लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल बीटीएसटी करना चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये स्टॉक वापस निफ्टी को फर्दर न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में लेके जाने में यहाँ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखेगा। रिलायंस के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे 3240 3250 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 3165 के आसपास। ठीक है, 3165 के साथ रिलायंस में भी बीटीएसटी आपके लिए आ ही गया। तो दो बढ़िया स्टॉक्स, पावर ग्रिड और रिलायंस, जहां पर तेजी भी है, और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी ये तीसरा शेयर है राजेश जी की तरफ से आपके लिए बीटीएसटी के लिए। तीनों के तीनों खरीदारी के सौदे। अमोल जी, आप भी खरीदेंगे? आपके शेयर कौन से हैं? जी, बाइंग साइड पे ही व्यू है। अशोक लीलैंड के साथ मैं जाना चाहूंगा। एक बड़ा करेक्शन पूरा कर रहा है, कॉन्ट्रा बैट है ये वीक में 5% का करेक्शन हुआ है, बट अच्छे सपोर्ट्स लेवल के पास अवेलेबल है। 229 के आसपास चल रहा है। आई थिंक 226 का स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। और ये अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो 235 237 तक के लेवल दिख सकते हैं। और एक मैं ट्रेंड फॉलो करना चाहूंगा, जो इंडिगो के साथ जाना चाहूंगा। इंडिगो अभी 4319 के आसपास है। 4280 का स्टॉप लॉस है। एक रेंज से निकल रहा है, अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक में आई थिंक 4450 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अशोक लेलैंड और इंटरग्लोब एविएशन, ये दो शेयर हैं अमोल की तरफ से। अवनी जी, कोई ट्रेड आपने खोजा है? अब तो 5-6 मिनट रह गया बाजार बंद होने में, कहीं आपकी नजर? मेरा ट्रेड भी एक मूविंग सेक्टर से रहेगा, आईटी सेक्टर से, एलटीटीएस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज वीकली पिछले वीक के ऊपर ही बंद दे रहा है, तो ये एक वीकली ब्रेकआउट माना जाएगा। यहाँ से इसका टारगेट ऊपर की तरफ बनता है 5590, बट ये बीटीएसटी के तौर पे भी आप ले सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी में भी एक अच्छा मोमेंटम पिकअप आज दिख रहा है, और यहाँ से भी उम्मीद है कि ये ऊपर की तरफ गैप अप ही होना चाहिए। सो आईआरसीटीसी में भी हमने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है और कॉल्स ओपन है। 2-3 दिन से हम आपको छांट के शेयर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप थोड़ा अच्छे से उन शेयर्स को पकड़ पाएँ। एक भंसाली इंजीनियरिंग मैंने आपको नोटिस करवाया होगा 2 दिन पहले, उसका शॉर्ट फॉर्म था BEPL। 2 दिन से वो धीरे धीरे करके ना, इसे सुलगना कहते हैं ना हिंदी में, सुलग रहा था, लेकिन आज वो फट गया। 10% ऊपर है भंसाल इंजीनियरिंग। आपको सिर्फ 2 दिन पहले, आप एक बार जरा 3 दिन पुराना चार्ट भी कर सकते हैं तो 3 दिन पहले भी दिखाइएगा। ये कोशिश कर रहा था 135 से 138 पे। अगर मैं मेहमानों की सूची भी देख के बताऊं तो ये बात बता सकते हैं, जतिन, सोनी, राहुल, ध्वनि, नीलेश जैन, ये सब उस कार्यक्रम में थे जिनसे भी मैंने इनमें से किसी ना एक से पता भी किया होगा पक्के से। ठीक है, तो आयुष को भी पता होगा अगर हम हमारे साथ होंगे तो ये शेयर अभी चल गया। और इस वीक के अंदर ये जो 20% आप देख पा रहे हो, उसमें से करीब 10-12% तो आज का है। एक और शेयर भी है इसी तरह से, वो है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग कंपनी के नाम से है। एंटनी वेस्ट के नाम से आपको मिलेगा। आज सुबह अभिषेक जी भी उसको नोटिस करवा रहे थे बाकायदा। वो शेयर भी हमने आपको सुबह 500 कुछ पे नोटिस करवाया, और ये शेयर भी बढ़िया चले हुए हैं। इन दोनों का एक बार मैं एग्ज़िट पता करवा लेता हूँ, ठीक है।
अवनी भट्ट, इन दोनों शेयर्स को ज़रा देख लो आप। एक तो BEPL, वैसे तो हमने देखा है तो बहुत बढ़िया वाला ब्रेकआउट है, बहुत ज़्यादा चलना चाहिए, लेकिन फिर भी बता दो कि अभी बाहर निकल जाएं, 10-12% कम नहीं होता 2 दिन के अंदर। और एक एंटनी वेस्ट के अंदर भी आज 9% है, 520 का चुना हुआ शेयर है, इसके अंदर क्या करें? जी, मेरे हिसाब से तो बंसाली इंजीनियरिंग में एक फ्रेश ब्रेकआउट है और यहाँ से और काफी ऊपर चलने की आशंका है इसमें। नीचे की तरफ आपको सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना चाहिए। अराउंड 146 पे यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है और ऊपर की तरफ तो अभी स्काई इज द लिमिट, एकदम ओपन टेरिटरी में आ चुका है। तो यहाँ से और 12 से 15% का मूव आ सकता है स्टॉक में, क्योंकि ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे भी हुआ है। तो ये होल्ड करना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा लग रहा है कि प्रॉफिट हो चुका है तो मेरे हिसाब से जस्ट 25-30% क्वांटिटी आपकी बुक करनी चाहिए, लेकिन बाकी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, इसी कैटेगरी में हमने आपको एक आज सुबह एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स भी नोटिस करवाया था, EKC के नाम से। करीब 3-3.5% ये शेयर ऊपर है। आज जब हमने सुबह आपको नोटिस कराया था तो ये करीब 5% तक पहुंच गया था, अभी भी 3% ऊपर है। राजेश सर, ये भी बजट तक रखना चाहते हैं, रख ले, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो देखिए काफी मिड कैप स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। एक कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट यहाँ पे भी होते हुए दिख रहा है। स्टॉक काफी समय से एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा था। वीकली चार्ट पे देखे तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी आज के कैंडल पे होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है आज की क्लोज काफी इंपॉर्टेंट है स्टॉक को यहाँ से फर्दर और अपसाइड में लेके जाने के लिए। 140 के ऊपर अब ये सस्टेन होता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर फॉलोअप बाइंग एक्शन आते हुए दिखेगी। 158 160 तक के अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 140 के स्टॉप लॉस से EKC में पोजीशन होल्ड की जा सकती है। बजट आने में तो 2-3 हफ्ते का समय है अभी, लेकिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में देरी को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने मंत्रालयों से कहा है कि वो प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करें, और उसकी वजह ये कि कहीं ऐसा ना हो कि समय बढ़ने के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाए। अपडेट्स क्या है इसको लेकर, क्या खबर है? अब प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल सरकार ने सभी कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ को इस बात के निर्देश दिए हैं कि जो उनके सेक्टर के जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी समीक्षा करें, ताकि इनको समय पर पूरा किया जा सके और इन पर कोई अतिरिक्त लागत भी ना आए, और अगर आए तो उसे कंट्रोल में रखा जा सके। इससे संबंधित निर्देश जो हैं सभी मंत्रालयों को दिए गए हैं। दरअसल इसका आधार ये है कि मॉस्पी ने जो रिपोर्ट जारी किया है, दरअसल जो सेंट्रल सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसका जो स्टेटस रिपोर्ट जारी किया है जो कि मई 2024 तक का है, उसके हिसाब से करीब 1816 ऐसे सेंट्रल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें करीब 831 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि देरी से चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप मिनिस्ट्रीज वाइज देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स जो डिलेड हैं वो हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्रीज़ के, रेलवेज़ के, कोल मिनिस्ट्री के, पेट्रोलियम के एंड पावर मिनिस्ट्रीज़ के। अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स पर देखें तो 1060 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं, उसमें करीब 480 प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे हैं। उसी तरह रेलवेज मिनिस्ट्री के 235 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 105 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देरी से चल रहे हैं, और जो अतिरिक्त समय लग रहा है वो करीब 1 महीने से लेकर 200 महीने तक की देरी से ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोल मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स देखें, करीब 118 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 56 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देरी से चल रहे हैं, और इसके पीछे की कई वजहें हैं। लीगल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो मसले हैं उसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो करीब 27.5 लाख करोड़ रुपए का है अगर आप इन 1816 प्रोजेक्ट्स की बात करें, लेकिन जिस तरीके से ये समय की देरी से चल रहे हैं उसमें जो कॉस्ट ओवररन है वो करीब 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास अनुमानित है। लिहाजा मॉस्पी ने सभी मिनिस्ट्री से इस बात की गुजारिश की है कि वो इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करें, उसकी रिव्यू करें, ताकि इसको समय पर पूरा किया जा सके। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो निश्चित तौर पर सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है मोदी 1 में, और मोदी सरकार की जो दूसरी इनिंग्स थी उसमें भी इंफ्रा को लेकर, रेलवे को लेकर बढ़िया काम हुआ है। सोलंकी जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए
पीएसयू जो स्टॉक्स हैं इन सेक्टर से जुड़े वो तो चल भी रहे हैं। रेलवे को लेकर हमने ही एक्सक्लूसिव खबर कुछ दिनों पहले दी थी कि जो बजट आएगा उसमें 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आवंटन होगा, हमारी ये एक्सक्लूसिव खबर थी। आप जरा बताइए सर, क्योंकि ये स्टॉक सारे के सारे चले हुए बहुत हैं, इंफ्रा वाले भी चले हैं, रेलवे वाले भी चले हैं, पावर वाले भी चले हैं, तो जिस इंफ्रा की बात हो रही है अभी आपको वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सा पैक्ट ठीक दिख रहा है, कहां पर मौके हैं, और किसी को बजट की प्लानिंग करनी हो आपको आपके हिसाब से शेयर कौन सा बढ़िया होगा? जी अभिषेक जी, और गुड आफ्टरनून। जी डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग थीम जो चल रही है जिस हिसाब से आपने बताया, तो काफी सारे जो स्टॉक्स हैं वो काफी फास्ट रन अप कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये इसी साल नहीं है, काफी टाइम से रन अप करते हुए दिखा रहे हैं, खासकर डिफेंस के स्टॉक्स, रेलवेज के, इवन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के। तो वैल्यूएशंस डेफिनेटली नियर टर्म में अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस आपको काफी रिच दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमारा जो ओवरऑल मार्केट साइज है, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है, और जो इंडिविजुअल कंपनी की साइजेस हैं, जो कि स्टिल मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज जो हैं वो विद इन 1 लाख करोड़ के आसपास है, प्लस काफी कंपनीज तो 50,000 करोड़ की भी मार्केट कैप नहीं रखते हैं। तो इंडिया एज ए इकोनॉमी जो कि 10 ट्रिलियन होने वाली है 2030 के आसपास, तो वहां पे देखें तो इंफ्रा जो कंपनीज है और इस सेक्टर कंपनीज है उनका साइज भी काफी बड़ा होने वाला है। तो आपका नजरिया डेफिनेटली इसमें मोर देन 3 इयर्स का रहना चाहिए। अगर आप इन सेक्टर्स में अब अगर निवेश करने जा रहे हैं तो 3 to 5 इयर्स का नजरिया आपको लेके रखना ही पड़ेगा, अगर आपको वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में अगर आपको देखना है डिस्पाइट रिच वैल्यूएशंस, तो इस हिसाब से आपको नजरिया रखना पड़ेगा। तो ये स्टॉक्स सोलंकी जी की तरफ से